नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की हुई थी। लेकिन इन पिछले कई सालों में जम्मू ने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि हमेशा जम्मू के स्वर उठते नज़र आ रहे थे कि जम्मू के साथ भेदभाव होता नज़र आ रहा है। लेकिन पिछले वर्ष जब से विधानसभा में एक नई चुनी हुई सरकार सामने आई है उमर अब्दुल्ला की, और पावर के 2 केंद्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इन सब के बीच जो चल रहा है हम सब उससे भली भांति वाकिफ़ है। लेकिन आम जनता की अगर बात करें, क्या आम जनता और खासकर जम्मू के लोगों को इस सरकार से या फिर एलजी प्रशासन से कितना फ़ायदा मिल रहा है, और जनहित के मुद्दों की अगर बात करें तो जम्मू किस ओर बढ़ रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री जुगल किशोर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं और फॉर्मर मंत्री रह चुके हैं। जुगल जी, स्वागत है आपका। जय माता जी। जुगल जी, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें, उमर सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। आपकी नज़र में ये 1 साल कैसा रहा, और खासकर जम्मू केंद्रित इश्यूज़ की अगर बात करें, क्या उनको एड्रेस करने में उमर सरकार सफल हो पाई है? विवेक जी, एक तो आपका शुक्रिया, और बीच बीच में कभी कभी आप हमें याद करते हैं, और आपका सवाल भी बड़ा अच्छे होते हैं, क्वेश्चन भी आपके अच्छे होते हैं, और इश्यूज़ भी आप जो पब्लिक के साथ रिलेटेड हों उनको आप टच करते हैं। और ख़ासकर जो आपका हिमालयन मेल का बीच बीच में मुझे तो 2-3 दफ़ा, दूसरी दफ़ा शायद आपसे वार्तालाप हो रही है हिमालयन मेल की। यहाँ आपने कहा कि उमर साहब का 1 साल व्यतीत हुआ, और इस 1 साल में क्या खोया और क्या पाया है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, ये तो पाया है उन्होंने, और पब्लिक को भी एक मैसेज के चीफ मिनिस्टर बने हैं, सरकार बनी है जो चाहते थे लोग। क्योंकि 5 अगस्त 2019 से जब ये रीऑर्गेनाइजेशन, जिस वक्त ये सारा सेटअप बना, हमारी एक हंसती खेलती फूलती सरकार थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर स्टेट को, रियासत को, सरकार मीन्स के रियासत थी, जब रियासत को हटाया और बहुत सी चीज़ें कहकर ये कहा था कि रियासत को ड्यूटी दी गई, और बहुत सी ऐसी चीज़ें दिल्ली सरकार ने कही थी जिससे कि आपको जहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी फ़ायदे होंगे। ये ठीक है कि जब उन्होंने की, मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी का दौर काफ़ी देर से चला आ रहा था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि मैं बेझिझक सारी बात क्लैरिफाई करता हूँ। तो उस वक्त उस वक्त जो हालात थे, कुछ चीज़ें इन्होंने ठीक की। हालांकि मिलिटेंसी पहले भी काफ़ी थी और काफ़ी क्रश हुई थी, कुछ बची खुची थी, उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसकी मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि अच्छा था। लेकिन यहाँ जो उन्होंने जिस तरीके से स्टेट को ड्यूटी बनाया, वो एक गलत स्टेप था। और फिर उसके बाद जो 10-11 साल से जो हालात बने हैं इस पूरी जम्मू कश्मीर के, उसमें जो जिस किस्म की उन्होंने डिवीज़न की, लेक को सेपरेट किया, जब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, और जो लोगों को कहा गया था उस वक्त, अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देखें कि हमने ये स्टेट इसलिए ड्यूटी बनाई है कि यहाँ कारोबारी दृष्टि से फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारों को, जो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें कही थी उन्होंने। लेकिन वक्तन वे वक्तन, जैसे जिस तरीके से ये गवर्नर रूल रहा यहाँ पे ड्यूटी के अंदर, और फिर जैसे इन्होंने प्रोसेस को शुरू किया कि हम अब इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें जो डिलिमिटेशन की, और उसमें ड्यूटी के अंदर जो भी इन्होंने हालात को डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू किया या बाकी चीज़ें की, उसमें कहीं ना कहीं इनकी सोच थी, दिल्ली वालों की, दिल्ली की जो सोच थी, दिल्ली की सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी थी भावना कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को कैप्चर करना है, और कैप्चर भी उस ढंग से करना है कि डिक्टेटरशिप चलानी है उसको। मैं ये मानता हूँ कि अगर वो सरकार बनाए, सरकार लोगों के काम करे, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन डिक्टेटरशिप के लिए उन्होंने डिलिमिटेशन की, उन्होंने जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अजीब सा एक सिस्टम था, माहौल था। इलेक्शन कमीशन के अंदर, जैसे उन्होंने अपनी जगह पे, इलेक्शन कमीशन ने कम से एक्सरसाइज की थी, बीजेपी ने ज़्यादा एक्सरसाइज की थी। उनकी जो जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, उस एंगल से कि हम किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे, और हुआ भी वही। हालांकि इलेक्शन ये करवा नहीं रहे थे, ये इलेक्शन जो हुई है ये सरकार कोर्ट की डायरेक्शन से हुई, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से हुई। और फिर हालांकि जिस वक्त ड्यूटी बनी थी, उस वक्त अगर होम मिनिस्टर का अगर स्टेटमेंट देखें, जब उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन भी करवाएंगे, स्टेट मिलिटेंसी भी खत्म होगी, इलेक्शन भी करवाएंगे, और वापस स्टेट का दर्जा भी देंगे।
इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस वक्त इलेक्शन हुई तो अब आप देख रहे हैं। दूसरा आपने जो सवाल पूछा उमर जी का, उमर सरकार जब बनी तो ये वैसे ही जिस तरह आपने खुद ही जवाब दे दिया कि यूटी के अंदर जो पावर्स हैं, हालांकि हमारी यूटी जरूर है, यूटी के अंदर जो पहले तो रियासत की यूटी बनाना गलत था, और यूटी के अंदर जो पावर्स बाकी यूटी के अंदर हैं यहाँ पर तो वो भी डिफरेंसेस है, यहाँ पर वो भी फ़र्क है। दूसरा जो 1 साल इन्होंने व्यतीत किया जब ये इलेक्शन में प्रोसेस में आए, तो जिस ढंग से इन्होंने इलेक्शन में कुछ चीज़ें कही थी, जैसे आजकल तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर जो माहौल है पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए जो लोग वोट मांगते हैं, वो कुछ ऐसे इलेक्शन के टाइम पे वोट 20-25 साल से चला रहा है कि ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसे जुमले कह देते हैं जिससे उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप जितने भी आप देखें इलेक्शन देखें 20-25 साल से, चाहे असेंबली की, चाहे पार्लियामेंट की, दिल्ली की सरकार की, तो जिस तरीके से जुमलेबाजी होती है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि आपने ये चीज़ कही तो पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। उसी जुमले में ये भी सरकार उमर जी की भी जो भाषण थे उसी टाइप के थे, उसी टाइप का इनका मैनिफेस्टो था, उसी टाइप का इनका प्रोग्राम था। हालांकि ये खुद भी समझते थे कि यूटी के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और अगर हम उस जुमलेबाजी से देखें तो वो तो फेल हो चुके हैं। लेकिन दूसरे ढंग से देखें कि जिस तरीके से वो चला रहे हैं, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ उस एंगल से कि जिस तरीके से उनको पकड़ कर रखा हुआ है, जिस तरीके से मतलब जो सरकार भी है और पीछे से लगाम भी है, पीछे से तलवार भी है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ तलवार है, और यहाँ तक समझता हूँ कि ना तलवार पकड़ने वाले का नुकसान हो रहा है, ना सरकार चलाने वाले का नुकसान हो रहा है, लेकिन आज आकर देखा जाए तो जम्मू की जनता बर्बाद हो रही है, जम्मू को नुकसान हो रहा है, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी भी इश्यूज़ के ऊपर भी जो उन्होंने कहा पूरा कर सकते नहीं कर सकते, क्या है क्या नहीं, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आज की डेट में ये डमी मतलब सरकार समझ सकते हैं कि वो किसी कागज़ पे दस्तखत नहीं कर सकते डरते हुए, क्योंकि तलवार ऊपर खड़ी हुई है और तलवार वाला कहता है मैंने इसको पूरी पावर दी है, तलवार ऊपर रखी है मैंने। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है, और एंजॉय जो कर रहे हैं, जो 28 MLA हैं वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक मैसिव मैंडेट जम्मू संभाग से मिला है, लेकिन फिर भी आज जम्मू की जनता परेशान है, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रही है, चाहे हम स्मार्ट सिटी की अगर बात करें या फिर आपकी जो कर्म भूमि है कटरा की अगर बात करें। रोपवे को लेकर अभी भी सिमरिंग असंतोष प्रकट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो 28 MLA जब बने तो मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों में सबसे बड़ा तो जुमला वही धूल जोकर बने जम्मू के लोगों के। जम्मू को काफ़ी कुछ कहा था 28 MLA ने, और उनकी पार्टी ने भी जो मैनिफेस्टो बनाया था या प्रोग्राम जो भी था कि हम सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी था, लेकिन वहाँ बीजेपी के अंदर फ्रीडम नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूँगा, वहाँ कोई आप कभी किसी लीडर को देखें वो फ्रीडम मतलब वो यूटी जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर बोल नहीं सकते हैं, वो खुलकर बोल नहीं सकते। जो दिल्ली से डायरेक्शन आएगी वही बोलेंगे, और उस डायरेक्शन के मुताबिक मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों क्रश हो रहे हैं इस वक्त देखा जाए तो। जम्मू के लोग बहुत सी ऐसी इश्यूज़ हैं, और 28 MLA जब बने ये धर्म के नाम पे बने। मैंने भी इलेक्शन लड़ी, बिल्कुल मैंने भी इलेक्शन लड़ी, और मैंने देखा है कि जिस तरीके से मुझे बताओ कि इलेक्शन में जुमलेबाजी तो थी, राशन लोगों को उन दिनों दिया गया, पैसे अकाउंट में डाले गए किसान के, फिर उसके बाद आप अगर सिंपल सी बात मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ देता हूँ, आप बिश्नाह में चले जाओ, वहाँ बाइन शॉप की सेल देखो, बाइन शॉप की मैं कहूँगा तो हो सकता है मेरे पे उंगली उठे। बाइन शॉप की सेल जो रूटीन में हो सकता है 3 लाख चल रही हो, लेकिन उन दिनों 30-30 लाख रुपया भी गई सेल। तो ये जिस ढंग से इन्होंने 28 MLA जीते हैं जी, जो लोगों को कहा गया था, आज लोगों को सिर्फ एक धर्म के नाम पे जो भुलाया जाता है। कहते हैं देखो कि अगर हम धर्म के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे जम्मू को डिवाइड किया जाता है, कश्मीर को दूसरे धर्म के साथ जोड़ा जाता है जिसका फ़ायदा NC को हो जाता है, इस तरफ दूसरी तरफ इनको फ़ायदा हो जाता है अपना इन लोगों को। आज अगर जो लोगों की मुसीबतें हैं, जो लोगों की परेशानियाँ हैं, आप डेली बेजर आज आपका परेशान है, युवा आपका परेशान है, कारोबारी की दृष्टि से व्यापारी छोटा परेशान है। आज जो चीज़ें जो चाहे वो, क्योंकि ये क्लब करती हैं स्टेट की और सेंटर की, जो तलवार जिनके पास है वो दिल्ली की सरकार के पास है, ये क्लब करती हैं लोगों की आम जनता के लिए, और ये सारी चीज़ें नुकसान है। आज ऐसे सिंपल सी बात मैं आपको, शायद आप पूछो या ना पूछो, अब स्टेटहुड की बात चलती है, रियासत को बनाने की बात चल रही है। इसमें क्या गुनाह किया जम्मू के लोगों ने? आपने अगर जम्मू को, मैं कहता नहीं हूँ, अगर 5 मिनट के लिए इन्होंने मन बनाया है जम्मू को सेपरेट करने का, तो कब करना है? जब जम्मू खत्म हो जाएगा करो, लो आप पावर ले लो, इसमें से हो सकता है।
ना आप जम्मू कश्मीर को जीने दे रहे हो, ना आपको उसको खाने दे रहे हो किसी तरीके से, वो खाएगा कैसे, ना कारोबार। जहाँ पे आप देखो इंडस्ट्री सारी 70% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। आज आप कारोबारी दृष्टि से बेरोजगारी देखो, 14 साल से जब से ये झूठी बनी है, उससे पहले भी जो दिल्ली की सरकार बनी है सारी मुलाजमत बंद की हुई है, रेगुलाइजेशन इनकी जो पॉलिसी है कोई नहीं बन रही है। अब आज अगर तलवार इस वक्त मौजूदा सरकार के ऊपर लगा देते हैं। अब जैसे मैंने स्टेट की बात की है, मुझे आप बताओ, जब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम जैसे ही हालात ठीक होंगे तो हम स्टेट बना देंगे, कहा इन्होंने, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इलेक्शन करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या लिख कर दिया, क्या वो आपको मालूम होगा। लेकिन मुझे बताओ कब हालात ठीक होंगे, कब हालात ठीक लगेंगे इनको। आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर इससे बढ़िया हालात कब हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ये बेसिकली डिक्टेटरशिप है यहाँ पर। कटरा का जिक्र किया, रोपवे को लेकर अभी भी एक संघर्ष चलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के बीच अभी भी एक आक्रोश, असंतोष है, क्या कहेंगे? देखिए ये तो बड़ी काफ़ी आप चलते चलते दूसरे इश्यूज़ पे पूछ रहे हैं, इसमें भी पूछ रहे हैं। ये सारी करनी और जो करता धरता जो है ये दिल्ली की सरकार है, बीजेपी है। आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कि आपको काफ़ी नुकसान हुआ। अब जैसे सिंपल सी बात है, दरबार मूव का इशू था, दिल्ली वालों ने किया था। आज किसी तरीके से चलो ये स्टेप उठाया, वापस हो गया, तो लोग कारोबारी की दृष्टि से थोड़े खुश हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 1 करोड़ यात्री को, 1 करोड़ तो नहीं आता, लेकिन 70-80 लाख को 1 करोड़ रुपए के बीच में आता है। यही एक इंडस्ट्री बची हुई है जम्मू कश्मीर के लिए, और जम्मू के अंदर 75% इसका फायदा, 75%। अगर आप वहाँ चलकर देखो कितने लोग कारोबारी दृष्टि से, एक आस्था की भी बात है, लेकिन कारोबारी दृष्टि से 75% लोग जो हैं वो बाहर के, जम्मू कटरा के बाहर से हैं, और जम्मू रीजन के लोग हैं जो कोई भी काम करते, लेबर का काम करते, दुकान चलाते, खोखा चलाते, जो भी इंडस्ट्रीज़ है। आज बड़ी बदकिस्मती है कि जो इंस्टीट्यूशन है वैष्णो देवी का, वो कैप्चर हुआ इस वक्त, जो सनातन धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन किस एंगल से लेते हैं? पॉलिटिकल एंगल से लेते हैं। आज 28 के 28 साल है, मैं तो फिर मुबारक दूंगा आपके थ्रू, जो कांग्रेस के एक एमएलए थे रजौरी में, उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई। मुझे बताओ गलत है या ठीक है? एक भी एमएलए नहीं बोला। हम कहते हैं कि आप ये कहते थे कि ठीक है जी, लगना चाहिए, एक तो एमएलए बोलना चाहिए था। अब सवाए हमारे कटरा के एक एमएलए है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी बैठी हुई है, वो शुरू से कह रहे हैं ये लगाना ही लगाना है, जबकि लोगों की आवाज़ है नहीं लगना चाहिए। अब उसमें उसके जहन में क्या चीज़ है, उसको क्या इंटरेस्ट है, क्या बातें हैं, मैं उसमें लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कि रोपवे लगने से एक यात्री जो आज की डेट में जाता है, उसको वैष्णो देवी जाना है, चाहे वो घोड़े पे जाएगा, पैदल जाएगा, वो पूरा दिन वहाँ खर्च करता है, और जब वापस आता है बाजार में मार्केटिंग करता है, और जो वो सामान बिकता है, जैसे मैंने कहा कि लोग वहाँ पर, ज़्यादातर लोग जो कटरा के बाहर से काम करते हैं, अगर 1 लाख आदमी काम करता है, बाहर का करता है, जो वहाँ टाइम डिवोट करता है, जितने वो पैसे छोड़कर जाएगा 24 घंटे में, अगर वो 24 घंटे दर्शन करने में उसको लगते हैं मिनिमम, आना जाना रुकना खाना, वो सारा का सारा जम्मू रीजन में पैसा आता है, वो कटरा में पैसा नहीं मिलता है। कारोबारी दृष्टि से देखिए, चाय, अगर वहाँ चाय का कप भी बनेगा, कटरा में चाय की पत्ती नहीं मिलती है, वो जम्मू से जाती है, बेरोज से जाती है। ड्राई फ्रूट बिकता है, कश्मीर से जाता है। अगर कहीं पे दूध बिकता है, जम्मू से जाता है। अगर कहीं चावल और आटा बिकता है, वो जम्मू से जाता है। इसलिए मैं आपके द्वारा इसलिए ये बात टच कर रहा हूँ कि ये एक जम्मू को, जैसे रघुनाथ बाजार का हुआ था, ये काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और आज ही देख लीजिए, इस साल जो इंसिडेंट हुए हैं, आज बेयर हाउस जाकर पूछो, कारोबार उनका खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? जम्मू तो जम्मू था, लेकिन यात्रा नहीं आई, यात्रा कम आई, और कारोबार बेयर हाउस का खत्म है। बेयर हाउस वाले सर्वाइव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो रोपवे है, ये तो आस्था के भी खिलाफ है। जैसे हम मानते हैं कि वैष्णो देवी का जो रूट है, ये वैष्णो देवी का जो माता जी का रूट है, ये माता ने खुद बनाया हुआ है। जो इतिहास है वो इनके पास इतिहास है। बाणगढ़ इन्होंने बनाई, आदकबारी बनाई, वैष्णो माता उस रास्ते से गई है। ये एक ऐतिहासिक चीज़ है। उस इतिहास को ख़त्म कर ये मानते हैं गंडोले होने चाहिए। गंडोले उन जगहों पे होने चाहिए यहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल, या पिलग्रम के लिए नहीं, यात्रा आस्था के साथ जाती है। आपने कुछ फैसिलिटी इन्होंने श्राइन बोर्ड ने प्रोवाइड कर दी, जैसे हेलीकॉप्टर रखा कि चलो हैंडीकैप के लिए, जो सीनियर सिटीजन के लिए वो रखी है, बैटरी कार आपने प्रोवाइड कर दी, एक रोड बना दी। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कमी लग रही है तो उसमें गाड़ी चलाओ, आप रोपवे लगाओ, उसमें क्या नाम है इसका, अगर आदकुआरी से बैटरी कार चलती है वहीं से चलाओ। लेकिन इन्होंने बेसिकली सारा पैसा जो श्राइन बोर्ड है वो कैप्चर करना चाहता है। ये इंस्टीट्यूशन कमर्शलाइज इंस्टीट्यूशन बन चुका है। आज आप देखिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए, वहाँ जितनी दुकानें, उनका रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, उनके रिकॉर्ड के अंदर प्रसाद की दुकान देखो 20 करोड़ रुपए की, 18 करोड़ रुपए की बिकी है। मुझे बताओ, एक आदमी, गरीब आदमी भी वहाँ प्रसाद चढ़ाता है। इन्होंने 3-4 दुकानें अपनी खोली हैं, किसी को नजर नहीं आती है कैसी हैं कैसी नहीं। वहाँ जो 18 करोड़ रुपया देगा विवेक जी, आप मुझे बताओ वो कहाँ से पूरा करेगा? वहीं से नहीं करेगा। तो मैं सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ, रोपवे लगने से
रोबे जो लगा रही है, ये रोबे बीजेपी लगा रही है। रोबे जो लगा रही है 28 एमएलए लगा रहे हैं। रोबे जो लगा रहे हैं 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगा रहे हैं। रोबे जो लगा रही हैं जो सनातन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म संस्थाएं हैं वो बना रही हैं। मैं एक यहाँ मिस्टर बाली पता नहीं क्या एक दिन मैं सुन रहा था उसका, उसने बड़ी अच्छी तरीके से बात कही है। अभी पिछले दिनों इंसिडेंट हुआ, जो बात इन 28 एमएलए ने जिस नाम पे वोट लिए हैं धर्म के नाम पे, जो बात उठानी चाहिए धर्म की, ये नहीं उठाते हैं। जो इनकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जितनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो उस धर्म की आस्था को मानते हैं, धर्म के नाम पे चलते हैं, धर्म के नाम पे हिंदू का कार्ड खेलते हैं, उनको ये बातें कहनी चाहिए थी। आज मुझे बताओ वहाँ जो इंसिडेंट हुआ, कौन सी संस्था जाकर वहाँ पर चेक किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? किसी ने किया चेक जाकर? किसी ने पूछा श्राइन बोर्ड को? कोई संस्था हिंदू धर्म की गई वहाँ पर, ये कैसे कैजुअलिटी हुई है? वहाँ कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, वहाँ तो सिर्फ एक इनकी अपनी गलती से लैंडस्लाइड हुआ। और फिर दूसरा, मुझे आप बताओ कि आपने कभी, मैं उसलिए उनकी प्रशंसा कर रहा था उस आदमी की, कोई एनजीओ है या कोई किसी ने हिंदू की आस्था की बात की थी, उसने कहा मुझे अफसोस इस बात का है, चलो वो वहाँ कोई गया कि नहीं गया, कोई हिंदू संस्था बोली ही नहीं। ये मंदिर के अंदर अस्पताल के अंदर एक आदमी चला चला कर कह रहा था, रिकॉर्डिंग देखो, वो कह रहा था कि मेरे भाई ने सोना डाला हुआ था, मेरे भाई की जेब में पर्स थे, पता नहीं कितने तोले की माला डाली हुई थी, उसने फोटो दिखाई, वो कहता सारी गायब है। मुझे बताओ कि जितनी हमारे 28 एमएलए बने हैं, जितनी हमारी संस्थाएं जहाँ पे हैं, वो कहाँ खामोश होकर बैठी हुई थी? तो बेसिकली मैं कहूँ कि जम्मू को काफ़ी नुकसान है इन चीज़ों से। इसके साथ साथ एक जुड़ती हुई चीज़ ये नज़र आती है कि अब ट्रेन कश्मीर पहुंच गई है, वो भी कटरा से, और जम्मू का व्यापार टूरिज़्म प्रभावित होता नज़र आ रहा है। आप जब मंत्री थे, आपके समय भी एक प्रयास किया गया था कि रिलीजियस सर्किट्स को डेवलप किया जाए। क्या वो कहीं पाए तकमील तक पहुंचा है? कटरा और विदिन आगे पीछे जो सर्किट्स हैं उनको बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके, ताकि जो पर्यटक हैं उनको रोका जा सके। देखिए, हमने रिलीजियस सर्किट बनाए थे। अब आपके पास है कि अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखो, उस वक्त शिवखोड़ी बोर्ड बना था, जो 25 लाख यात्री जाते हैं, उसका हमारा कंसेप्ट ये था कि यात्री जो यहाँ आता है वो यात्री यहाँ रुके। बेसिकली जो भी पिलग्रम यहाँ पर आता है, जितनी देर यहाँ रुकेगा उसका जम्मू को फायदा होगा जी। तो वो उस वक्त 25 लाख हमने वो यात्रा डाइवर्ट हुई है। शिवखोड़ी जाकर देखो 20-25 लाख यात्री जाते हैं, तो उसका फायदा जम्मू रीजन को हुआ, जम्मू के व्यापारी को हुआ है, जम्मू के लोगों को हुआ है। 25 लाख आए कटरा जम्मू के अंदर, अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नया डेवलप हुआ है, और उसके रास्ते में जितने भी जगहें थी, जैसे 9 देवियाँ हैं, सियाड़ बाबा है, दनसर, ये सारा मैंने अपने टाइम पे, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अपनी शेखी मारूँ, यहाँ रिकॉर्ड है, आप देखो जाकर, हमने किया उस वक्त। आज माता की परिक्रमा भी मैंने शुरू करवाई, क्योंकि मैंने देखा कि किसी तरीके से यात्री को यहाँ रोका जाए। यात्री अगर यहाँ से चला जाएगा तो उसका नुकसान होगा। अब जैसे गडकरी जी का एक स्टेटमेंट आया था, उस वक्त मैंने विरोध किया था, आज से 4 साल पहले, इसी रोड पे रोबे का। उन्होंने कहा कि यात्री दिल्ली से चलेगा, एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, कटरा में 6 घंटे में पहुंचेगा वाया अमृतसर जो सर्किट है, वहां जाकर वो सीधा 5 मिनट में वैष्णो देवी पहुंचेगा गंडोला से, 5 मिनट में वहां आधा घंटा पौना पैदल, और वापस आएगा 5 मिनट में। उसके बाद वो गाड़ी पकड़ेगा, फिर चलेगा। मुझे बताओ जम्मू को क्या फायदा होगा उसका? जम्मू तो खत्म हो जाएगा उससे, जैसे दरबार मूव से हुआ है। जम्मू मैं बेशक टॉपिक मेरा कटरा को टच करता है, लेकिन कटरा को इतना फायदा नहीं है। जम्मू भी इससे जुड़ा हुआ है। जम्मू 90%। अगर मेरे पास, मैं अगर बिजनेस करता हूँ, मैं अखरोट बेचता हूँ, मैं कश्मीरी माल बेचता हूँ, मैं दाल बेचता हूँ, मैं चावल बेचता हूँ, मैं तो जो बेचता हूँ, मैं तो मेरे को तो 5% 6% मिलेगा जो मार्जिन होगा बीच में से, बाकी परसेंट तो सब जम्मू को जाता है। आज की डेट में आप सिंपल सी बात मैं आपको कहूंगा, इन 6 महीने में जाकर व्यापारी को पूछो, वेयर हाउस में सब तबाह हुआ है, सब नुकसान हुआ है। कहूँ कश्मीर में बिजनेस इनका नहीं जा रहा है। दूसरी आपने कहा ट्रेन चलनी, अब जिस वक्त 5 मिनट में वैष्णो देवी जाएगा गंडोला से, 5 मिनट में वापस आएगा, वो कटरा में क्यों रुकेगा? उसको ट्रेन की टिकट मिलेगी, वो सीधा श्रीनगर जाएगा। ये सारे उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है, जो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं या जो धर्म के नाम पे वोट देते हैं, आज डेमोक्रेसी उसी टाइप ही है, या जुमलों के नाम पे वोट देते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग खाली बैठ जाते हैं। आज सफर हुए हैं, हरी मार्केट पूछो जाकर, रघुनाथ बाजार पूछो जाकर, यहाँ लिंक रोड में पूछो, आज थोड़ा सा उनको सांस फेरी है कि दरबार वापस आ गया, और वो अगर आया है तो वो किसी मकसद से आया है। तो इसलिए मैं, जो आपने सिंपल सी बात पूछी, इसका जो आज के हालात में है, एक ही जगह वैष्णो देवी की हमारी, लेकिन वो टोटली कमर्शलाइज हो चुकी है, टोटली उसमें मतलब समझो कि जितने हमारे रिलीजियस हिंदू लोग बोलने वाले हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वो सब चुप कर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, ये धर्म के नाम पे है। और इतनी बौखलाहट है इस वक्त कि उनकी जो शुरू में जब जगमोहन जी ने बनाया तो उसका एक कंसेप्ट था, आज इस कंसेप्ट, उन कंसेप्टों से हट चुके हैं। मेरी कोई किसी जाति से, किसी से नहीं है। हालांकि जहाँ तक एलजी साहब चेयरमैन है इसके, वो एक पूजा पार्टी है, परसों भी वैष्णो देवी गए थे,
लेकिन उनकी समझ में लोगों ने बताना है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। इन्होंने रिलीजियस भावना से जितनी इस सर्किट को ज़्यादा अच्छा डेवलप करें ठीक है, लेकिन जिस वक्त टूरिस्ट के हिसाब से करेंगे, पिकनिक स्पॉट के हिसाब से, यात्रा भी चली जाएगी, कारोबार भी चला जाएगा और लोगों की सोच भी बदल जाएगी। जुगल जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा बिल्कुल अंत में। अभी हाल ही में जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 28 सीटों के बावजूद सत्त जी को 32 सीटें मिली हैं। और क्या आपको लगता है कि जो लगातार कश्मीर बेस्ड पार्टीज आरोप लगा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक नेक्सस, एक मैच फिक्सिंग हुई थी इन इलेक्शंस को लेकर, और कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल सेक्टर जम्मू और कश्मीर को वो एड्रेस कर रहे हैं? मुझे आप बताइए विवेक जी, आप मेरे सवाल का जवाब आप खुद ही दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, आपने 4 जगह पे वोट डालना है, आप डालोगे, आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, MLA बन जाते हो, 4 वोट डालने हैं, 3 आपने डालने हैं इस जगह पे, 1 डालना उस जगह पे। 4 वोट डालने, चारों एक जगह पे डालने हैं, लेकिन आप जब जाते हो 3 तो आप ठीक डाल देते हो, 1 आप गलत वोट डालते हो। तो मुझे बताओ, आपका मन नहीं था कमल के ऊपर मोड़ लगाने के लिए, लेकिन आप दाएं बाएं लगा देते हो, खाता तो उन्हीं का खुला है, 3 तो वो वोट चले गए, 4 वोट जो चले गए डेलिबरेटरी। अब मुझे बताओ कि NC कहती है कि हमने सब चेक किए हैं, वोट ठीक है हमारे। दूसरा कोई कहता है, कांग्रेस कहते हैं 6 वोट हमने दिए हैं, उनके 6 ही वोट है, उनका तो जाने ही जाने दो, वो बीजेपी को कभी नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से जो बाकी वोट है, मुझे बताओ जो 7 वोट गलत हुए, 3 गलत पड़े हैं, 4 दूसरे पड़े हैं, उन 7 वोटों को चेक तो इन्होंने ही करना ना, सरकार ने। अब मुझे बताओ, मैं किसी मिनिस्टर का वोट कहूँगा चेक करना, हो सकता है कोई? वो कहेगा नहीं जी मैंने दिया है। इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं और जो आप उसका दे रहे हो, मुझसे भी पूछ रहे हो, मैं ये कहता हूँ कि जो वोट गलत पड़े हैं वो भी डेलिबरेटली पड़े हैं, जो कहीं गए हैं वो भी गलत किए। मतलब इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ, दिल्ली वाले सब कुछ करवा लेते हैं। जुगल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर आपने अपने विचार प्रकट किए। और जो मैं विवेक जी फिर आपसे कहूँगा, मैं जम्मू के लोगों को हाथ जोड़कर कहूँगा, ये जो आपके पास आ रहा है, जुगल किशोर को कोई नुकसान नहीं उसका, कटरा को कोई नुकसान नहीं होगा। कटरा की 10,000 पॉपुलेशन होगी, 25% यात्रा फिर भी वहाँ रहेगी, लेकिन जम्मू रीजन खत्म हो जाएगा। जम्मू रीजन को 75% जो आज आपने इसको बढ़ाना है, आप चाहते हैं टूरिस्ट और बढ़े, आप चाहते हैं कि और आगे जम्मू में कारोबार बढ़े, यात्रा हमारी बढ़े। 80 इस साल तो कम हो रही है, इस साल तो इंसिडेंट हुई, इससे कम हो रही है, यात्रा बढ़े और यात्रा बढ़ने का फ़ायदा जम्मू को हो। जम्मू के लोगों ने जागना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, और इन 28 MLA को पूछना चाहिए खड़े करके कि बताओ ये रोबे लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। इन्होंने जो चुप्पी साधी हुई है 28 MLA ने, इनका मुंह खुलवाना चाहिए। अगर ये कहते हैं लगनी चाहिए, कम से कम उसका बाद में रिजल्ट आएगा और ये डेलिबरेटली करो। और मैं आपके द्वारा इसलिए अपील कर रहा हूँ, इसका नुकसान जम्मू को होगा, जम्मू को, क्योंकि यात्री आएगा, गडोले पे जाएगा, ट्रेन पकड़ेगा, श्रीनगर जाएगा, यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। जब आप कह रहे हो कि जम्मू को हमने संभालना है, बढ़ाना है, वो नहीं बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुगल जी, आपने कीमती समय निकाला और हमारे साथ आपने। और ये सारी चीज़ें जो है, जो जम्मू की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो चैम्बर है, इनको भी थोड़ा सा अपनी आंखें खोलनी चाहिए, इनको भी माथा नहीं टेकना चाहिए अफसरों के आगे जाकर, सरकार के आगे जाकर। इन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी बार एसोसिएशन है, उनको भी थोड़ा जागना चाहिए। ये जम्मू की बात है, ये मैं कह रहा हूँ दिल से। हो सकता है किसी को गलत लगे, लेकिन जम्मू नुकसान होगा इसका। जुगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने। जय माता दी।